तो बच्चों अब बात करते हैं हम संबंध के बारे में। समुच्चय के बारे में हम इससे पहले देख चुके हैं, अब हम देखेंगे संबंध के बारे में। ठीक है, जब हमारे पास समुच्चय आ गया तो हम समुच्चयों पे क्या स्थापित करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। और संबंध में से एक पर्टिकुलर जो संबंध होगा वो क्या बन जाएगा, कुछ कंडीशन के साथ कोई संबंध होगा, वो आगे जाके क्या बनेगा, हमारा फलन बनेगा। तो इससे पहले हम किसको समझ लेते हैं, संबंध को। संबंध में हम क्या देखेंगे, थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसके क्या देखेंगे, प्रकार। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, यहाँ से, और इसकी डेफिनेशन पे। ठीक है, शुरू करते हैं। परिभाषा, परिभाषा मतलब समुच्चय, वो संबंध, संबंध क्या होगा, कोई भी दो समुच्चय होंगे। ठीक है, समुच्चय ए और समुच्चय बी, ये क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, समुच्चय ए के अवयवों को जोड़ेंगे किससे, बी से। और जिस नियम से जोड़ेंगे, मान लो आर नियम से जोड़ रहे हैं, तो वो नियम क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। तो संबंध क्या है, हमारा एक नियम है जो क्या करेगा, ए के अवयवों को जोड़ेगा किससे, बी के अवयवों से। अगर ए से बी में संबंध है तो हम इसको ऐसे दर्शाते हैं, संबंध का कोई भी नाम आर हो गया और समुच्चय ए से आगे एरो दिखा के बी, इसमें ए इसका क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। और बी हमारा क्या बन जाता है, फिर सह प्रांत बन जाता है। अब मान लेते हैं कोई भी अव्यय है समुच्चय ए में स्मॉल है और बी में कोई अव्यय है स्मॉल बी। अगर ए बी से संबंधित हो रहा है तो हम उसको दो तरीके से दिखा सकते हैं, ऐसे युग्म के रूप में लिख के आगे क्या दिखा देंगे, बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए बी से संबंधित हो रहा है। और दूसरा तरीका क्या होता है, ए बी आर बी लिखे, आर बी लिख देंगे, इसका मतलब ए बी से संबंधित होता है, कौन से नियम के तहत, आर के तहत संबंधित हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हमें दे दे कोई, ए में अवयवों की संख्या दी गई हो और बी में अवयवों की संख्या दी गई हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इनके कार्टेशियन गुणन में अवयवों की संख्या निकाल सकते हैं, जो कि कितनी होने वाली है, एम इंटू एन होने वाली। अब जो संबंध होता है वो क्या होता है, इनके उपसमुच्चय ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्टेशियन गुणन में कैसे अवयव आएंगे, ऐसे ही अवयव आएंगे। इनमें से कुछ समुच्चय, जो कुछ अवयव ले लिए तो वो उतना वो संबंध बन जाएगा। तो कुल मिला के हमें क्या करना होता है, इनके उपसमुच्चय बनाएंगे, तो जितनी इनके उपसमुच्चयों की संख्या होगी उतनी ए से बी में क्या हो जाएगी, संबंधों की संख्या हो जाएगी। तो उपसमुच्चयों की संख्या हमें निकालना आता है, 2 की पावर क्या हो जाएगा, एम इंटू एन। क्यों, क्योंकि एम इंटू एन उसमें क्या है, टोटल अवयव हैं। इनमें से हमें पता है एक संबंध कौन होगा, भाई भी होगा एक उपसमुच्चय। इसका मतलब अगर हम बात करें केवल किसकी, अरिक्त संबंधों की बात, तो हम क्या करेंगे, इस टोटल में से एक क्या कर देंगे, माइनस। क्यों, क्योंकि एक इसमें क्या आएगा, भाई भी आएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि संबंध क्या होता है, एक नियम होता है और इसको प्रांत बोलते हैं, और जिससे संबंधित होता है उसके उसको सहप्रांत बोलते हैं। ठीक है, और कि उसमें अगर अवयवों की संख्या दी गई हो हमें, तो हम क्या बता सकते हैं, हम बता सकते हैं संबंधों की संख्या। ठीक है, अब बेसिक परिभाषा के पे हम क्या देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें एक समुच्चय ए दे रखा है और एक समुच्चय बी दे रखा है। आगे क्या बोल रहा है, एक संबंध आ रहा है जिसमें अव्यय क्या है, ये पूरा ब्रैकेट है ना, ये अव्यय है, A1 B1 A2 B2, ये पूरा क्या है, एक अव्यय के बराबर है। इसका मतलब अगर आर का आपको एक अव्यय चाहिए तो आपको कितनी वैल्यू चाहिए, A1 A2 B1 B2, चार वैल्यू चाहिए एक अव्यय के लिए। ठीक है, अब आगे देखो, अब इसको देख के हमें एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि पहला देखो, पहला युग्म है उसमें क्या है, A1 B1, उसके लिए क्या लिख रखा है, A क्रॉस B। इसका मतलब A1 कहाँ से आएगा, A से, और B1 कहाँ से आएगा, B। इसी प्रकार दूसरे A2 B2 के लिए भी क्या लिख रखा है, A क्रॉस B। इसका मतलब A2B कहाँ से आएगा, A से, और आपका B2B कहाँ से आएगा, बी से। तो ये चीज़ हमें पहले क्लियर हो जानी चाहिए कि A1 A2 ए से आएंगे, तो ए से मतलब ये क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, 2 3 और 4। इसी प्रकार B1 B2 कहाँ से आएंगे, हमारे बी से आएंगे, इसका मतलब ये क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, 8 9 12। लेकिन अगर हमें ये आगे कंडीशन नहीं दी जाती तो हम क्या करते, डायरेक्ट निकाल देते। लेकिन इसने आगे क्या लगा दी, कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगाई कि A1 B2 को विभाजित करता है। तो सबसे पहले इसी को उठा लेते हैं, क्या है, A1 क्या करेगा, B2 को विभाजित करेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, A1 की पॉसिबल वैल्यू उठाना शुरू करते हैं। A1 की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। A1 की वैल्यू 3 हो सकती है। A1 की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 हो सकती है। अब जैसे ही 2 लिया, इसका मतलब B2 लेना है हमें। B2 किस में से आएगा, हमारा 8 9 और 12 में से कोई वैल्यू लेगा, तो केवल वही वैल्यू ले सकता है जो 2 से क्या है, विभाजित है। तो इनमें से 2 से विभाजित कौन हो सकती है, 8 और 12। इसका मतलब जब A1 बराबर 2 है तो B2 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 8 और 12। कितने पेयर बन गए, 2 पेयर बन गए, कौन से, 2 8 और 2 12। इसी प्रकार अगर A1 की वैल्यू 3 है तो इनमें से 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, 9 और 12। अगेन कितने पेयर आ गए, 2 पेयर। अब A1 की वैल्यू अगर 4 हुई तो इनमें से
4 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी संख्या है? 8 और 12। तो अगेन दो संख्याएं। तो A1 B2 को विभाजित करेगा, इसके कितने पॉसिबिलिटीज हैं? 6 पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब 6 हमारे पास पेयर हैं जब A1 और B2 के वैल्यूज हैं। अगर कौन कौन सी है पूछे तो 2 8, 2 12, 3 9, 3 12, 4 8 और 4 12। ये आ गई वो वैल्यू जो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। दूसरी कंडीशन में आगे क्या लिख रखा है कि A2 B1 को विभाजित करेगा, A2 B1 को डिवाइड करेगा। तो अगेन सेम कंडीशन लगाएंगे कि ये 2 3 4 हो सकती है, अगेन वही वैल्यू आएंगी। ठीक है, सेम वैल्यू ही आएंगी। और अगेन हमारे पास कितने केस आ गए? 6 केस आ गए। अब हमें क्या करना है? समुच्चय का अवयव बनाना है। समुच्चय का अवयव बनाने के लिए हमें क्या वैल्यू चाहिए? A1 A2 B1 B2 वैल्यू चाहिए, है ना। अब A1 B2 की वैल्यू कहाँ से आएंगी? यहाँ से। और A2 B1 की वैल्यू कहाँ से आएंगी? यहाँ से। तो सबसे पहले A1 B2 की वैल्यू सिलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन है हमारे पास? 6। तो 6 में से कोई एक चूज कर लेंगे। इसी प्रकार A2 B1 के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है? 6। तो 6 में से एक चूज कर लिया, तो कितना आ गया? 6 × 6 = 36। तो ऐसे अब इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, अगले में क्या दे रखा है? अगेन एक समुच्चय ए है और समुच्चय बी है। एक संबंध क्या दे दिया? आर, जो किस पे? ए क्रॉस बी पे। इसका मतलब पहला अवयव किससे आएगा? ए से, दूसरा अवयव आएगा बी से। ठीक है, आगे वही दे दिया A1 B1 A2 B2। तो हमें क्लियर हो गया कि A1 A2 तो कहाँ से आएंगे? ए से आएंगे, और B1 B2 वैल्यू जो आएंगी वो कहाँ से आएंगी? कैपिटल बी से आएंगी। अब हमें क्या करना है? इन कंडीशन को सेटिस्फाई करके देखना है कि कौन कौन सी वैल्यूज ये ले सकता है। हमें पता चल गया कि A1 ए से आना है ना। तो A1 की वैल्यू सबसे पहले हम इस कंडीशन को उठा लेते हैं। ठीक है, तो A1 की वैल्यू लेना स्टार्ट करते हैं। A1 की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है और 9 हो सकती है। अब हमें क्या करना है? B2 की वैल्यू लेनी है। B2 की वैल्यू कहाँ से आएगी? 2 4 5 8 और 10, इनमें से ही लेनी है। अब ये कंडीशन क्या कह रही है? A1 से बड़ा होना चाहिए B2। इसका मतलब जब 1 है तो 1 या 1 से बड़ा, इनमें से 1 या 1 से बड़ा, तो ये सारे ही 1 से बड़े हैं, तो क्या आ जाएंगे? सारे आ जाएंगे। जब A1 = 3 है तो 3 या 3 से बड़ा, तो कौन कौन से आ जाएंगे? 4 5 और 8 10 आ जाएंगे। इसी प्रकार जब 4 लेंगे A1 की वैल्यू, तो कंडीशन क्या कहती है? B2 4 या 4 से बड़ा, तो 4 को भी इंक्लूड करना है और 4 से बड़े भी लेने हैं। जैसे ही 6 लेंगे तो 6 या 6 से बड़ा, तो केवल 8 और 10 आ जाएगा। जब 9 लेंगे तो क्या आएगा? केवल 10 आएगा। तो कितने आ गए? 5 तो ये आ गए, 4 ये आ गए, 4 ये आ गए, 2 ये और 1 ये आ गया। टोटल कितने हो गए? 5 4 9 4 13 2 15, 15 1 16। तो कितने पेयर आ गए? 16 पेयर आ गए पहली कंडीशन से। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि B1 छोटा होना चाहिए किससे? छोटा या बराबर A2 से। तो अब B1 की पॉसिबल वैल्यू ले लेते हैं। B1 क्या क्या हो सकता है हमारा? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है और 10 हो सकता है। जब हम B1 लिया हमने 2, तो A1 हमारा क्या होगा? 2 या 2 से बड़ा, A2 सॉरी, A2 हमारा हो क्या कह सकता है? हमारा A2 हो सकता है 1 3 4 और 6 और 9, यही वैल्यू ले सकता है A2, क्योंकि ये ए से अवे लेगा और ए में यही अवे है ना। तो ये वाली वैल्यू A2 ले सकता है। जब हम B1 2 ले रहे हैं तो हमारा कंडीशन क्या बन गई? 2 या 2 से बड़े। तो इनमें देखो 2 या 2 से बड़े कौन है? 3 है, 4 है, 6 है और 9 है। ठीक है, 4 वैल्यू ले सकते हैं। जब हमने B1 बराबर क्या लिया? 4, तो इसमें बोलेंगे हम 4 या 4 से बड़ा। तो 4 या 4 से बड़े कौन है? 4 6 और 9। इसमें ध्यान रखना इक्वल का। ठीक है, तो 4 को हम यहाँ शामिल करेंगे। इसी प्रकार जब 5 ले रहे हैं तो 5 या 5 से बड़े कौन है? 6 और 9 है। जब 8 ले रहे हैं B1 बराबर, तो क्या पॉसिबिलिटी रहेगी 8 या 8 से बड़ा? तो सिर्फ एक ही है, 9। जब B1 बराबर 10 ले रहे हैं तो 10 से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि 9 ही है सबसे बड़ा। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल केस कितने आ गए? 4 + 3 + 2 + 1, कितने आ गए? 10 आ गए। तो पहले वाले में 16 आए थे, अभी वाले में 10। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 160 हो जाएंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 160 हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन थे जिसमें हमने देखा कि कैसे हम अवयवों की संख्या निकाल सकते हैं दी गई कंडीशन से। ठीक है, हमें ये समझना होगा कि कौन सा अवयव कौन से समुच्चय से उठेगा। उसके बाद हमें उनकी पॉसिबल वैल्यू ले लेनी है और उसके बाद कंडीशन सेटिस्फाई कराते हुए दूसरे अवयव की वैल्यू निकाल लेनी है, और उससे हमारे जो पॉसिबल संभावनाएं निकलेंगी उससे हम क्या निकाल लेंगे? टोटल अवयवों की संख्या हम निकाल सकते हैं।
ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक समुच्चय है जिसमें हुए 1 2 3 60, मतलब कुल संख्याएं कितनी है हमारे पास, 60 है, और उसी पे संबंध है। ठीक है, अगर ये ए है, समुच्चय को ए बोल रहे हैं, तो संबंध किस पे है, ए से ए में है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आर किस प्रकार है कि इसमें क्या है, ए इंटू बी है, और बी के लिए इसने क्या कंडीशन लगा दी, बी बराबर पी क्यू होगा, और पी क्यू क्या दे दिया, 3 या 3 से बड़ी अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ए और बी हमारे कहाँ से आने वाले हैं, ये समुच्चय से। कौन से जो दिया गया है, जिसमें कितनी वैल्यू है, टोटल 60 है। अगर मैं इसको समुच्चय को ए नाम दे दूं तो नंबर ऑफ अवयवों की संख्या कितनी है, 60 है। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो हमारे ए के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो ए फ्री है इनमें से कोई भी वैल्यू उठाने के लिए। तो ए के पास कितने ऑप्शन है, 60 है। ए के पास कितने ऑप्शन है, 60। क्यों, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 60 है। तो सबसे पहले तो ए का खेल खत्म हो गया। अब बात करते हैं बी की। बी बराबर क्या दे रखा है, पी क्यू, और पी क्यू क्या बोल रहा है, 3 या 3 से बड़ी अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हमें पी क्यू निकालना पड़ेगा। पी क्यू क्या क्या ले सकता है, 3 ले सकता है। 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, 5 आएगी। 5 के बाद 7 आएगी। 7 के बाद 11 आएगी। 11 के बाद 13 आएगी। 13 के बाद 17, 19, ऐसे चलती जाएंगी, आगे इन्फिनिटी तक आएगी। लेकिन हमें शायद इनकी आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अभी हम देखते हैं कैसे। ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू ये सारी आ सकती है। अब बी बराबर क्या दे रखा है हमें, पी क्यू दे रखा है, दे रखा है पी बराबर पी क्यू दे रखा है, और पी क्यू की वैल्यू यहाँ से लेनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू एक एक उठाना शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे क्यू की वैल्यू। अब हमें पता है बी कहाँ से आएगा, बी हमारा समुच्चय ए से आएगा। तो बी क्या रहेगा, हमेशा 60 या 60 से छोटा रहेगा, है ना। तो इसका मतलब पी इंटू क्यू हमेशा क्या रहेगा, 60 से छोटा रहेगा। तो एक कंडीशन हमने निकाली, हमने दो चीज़ें निकाल ली। एक तो कि ए के पास 60 ऑप्शन है, दूसरा हमने देखा कि पी क्यू क्या क्या हो सकते हैं, 3 5 7 11 13 17 19, ये सारी वैल्यू ले सकते हैं। और तीसरा हमने देखा कि पी क्यू का जो गुणनफल है वो हमेशा 60 या 60 से छोटा रहेगा, क्योंकि बी की वैल्यू है ये, और बी हमें पता है 60 से ऊपर जाना नहीं। अब हम क्या करते हैं, पी की वैल्यू फिक्स करना शुरू करते हैं। तो पी की वैल्यू सबसे पहले क्या उठा लेते हैं, 3 उठा लेते हैं। जैसे ही 3 उठाएंगे इस एसमिका में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, क्यू 20 या 20 से छोटा। तो क्यू के पास क्या क्या ऑप्शन बच गए, कि 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 11 13 और 17। क्यों, क्योंकि क्यू आना तो इन्हीं में से है ना, और 20 से छोटा लेना है तो केवल यही वैल्यू ले सकता है, ले सकता है। तो हमारे पास कितने ऑप्शन बन गए, अगर हम देखें क्यू 20 से छोटा आ सकता है हमारे पास, ओह 19 भी आ जाएगा हमारा, है ना, 19 भी आएगा, क्योंकि 20 या 20 से छोटा लेना है। तो कुल कितने पॉसिबिलिटी बन गई, 2 4 2 6 1 7, तो 7 यहाँ बन गए। ठीक है, अब पी 3 के बाद क्या वैल्यू लेगा, 5, क्योंकि अगला अभाज्य संख्या क्या है, 5। जैसे 5 लेगा तो 5 क्यू बटा 5 क्यू छोटा होगा किससे, 60 से। तो क्यू किससे छोटा होगा, 12 से। तो क्यू क्या क्या वैल्यू ले सकता है, तो इसमें से 12 से छोटी वैल्यू क्या है, 3 5 7 और 11 ले सकते हैं। लेकिन अब हमें एक चीज़ यहाँ पे क्या रखनी है, ध्यान रखनी है कि यहाँ पे 3 इंटू 5 ये पहले भी आ चुका है। तो यहाँ से 3 इंटू 5 के साथ क्या, देखो बी बराबर क्या बनेगा, 15। तो अगर हमने 5 इंटू 3 दोबारा ले लिया तो अगेन बी बराबर क्या आ गया, 15, जो कि पहले आ चुका है। तो इसका मतलब हमें दोबारा 3 लेना नहीं है। ठीक है, 3 दोबारा नहीं लेना है, क्योंकि ये जोड़ा पहले आ चुका है। तो कितने ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शन। अब क्या करेंगे, पी की अगली वैल्यू ले लेते हैं। पी अगली वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, 7 ले सकते हैं। जैसे ही 7 लेंगे तो 7 क्यू बटा 60 से छोटा आना चाहिए। इसका मतलब क्यू छोटा होना चाहिए किससे, 8.5 से। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आ सकती है, 3 5 और 7। लेकिन हमें पता है 3 और 7 का जोड़ा पहले आ चुका है, ये रहा, है ना। इसी प्रकार 5 और 7 का भी जोड़ा पहले आ चुका है, तो ये जोड़े दोबारा नहीं लेने। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, सिर्फ एक ऑप्शन बचा, क्यू बराबर 7। तो अभी तक देखें तो 7 + 3 + 1 कितने ऑप्शन आ चुके हैं, 11 केस आ चुके हैं। ठीक है, अगर हमने अगली वैल्यू ली क्या, 11, अगली वैल्यू 11 लेंगे तो 11 इंटू क्यू क्या होना चाहिए, 60 या 60 से छोटा। तो क्यू क्या होना चाहिए, 60 बटा 11 से छोटा, मतलब लगभग 5.4 से छोटा होना चाहिए।
तो 5 पॉइंट से 4 से छोटा तो 3 और 5 है, लेकिन 3 और 5 के साथ 11 का पहली जोड़ा आ चुका है, तो दोबारा हमें लेना नहीं है और इससे अब आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आगे हमें कोई अवयव मिलने नहीं है। तो इसमें बी की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, कितनी संख्याएं आई हमें, 11 वैल्यू। तो ए के पास हमने देखा था कितने के पॉसिबिलिटी थी, 60। बी के साथ हमने क्या देखा, 11। कैसे देखा, पी क्यू को बी के बराबर रखे और पी और क्यू कहाँ से लिए हमने, अभाज्य संख्याओं से। और बी हमने देखा कि हमारे किस से समुच्चय से था, 1 से 60 में, तो हमें पता था 60 या 60 से छोटा लेना है। तो पॉसिबिलिटी कितनी है, 11। तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 60 इंटू 11 बराबर 660 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास हमें क्या देगा, हमने देखा कि एक तो हमें पी क्यू का सेट नहीं दिया गया था, हमने सेट निकाला, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमने हमारी अंडरस्टैंडिंग से समझा कि बी की वैल्यू 60 या 60 से छोटी, तो पी क्यू का प्रोडक्ट भी 60 या 60 से छोटा। और तीसरी चीज़, हमने देखा कि अवयवों का क्या ना हो, रिपीटेशन ना हो, क्योंकि फिर वो तो ज़्यादा बार काउंट हो जाएंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, है ना। अब देखो बी बराबर, ये हमने क्यों अवॉइड किया, क्योंकि बी बराबर फॉर एग्जाम्पल 15 है, तो 15 3 इंटू 5 से भी बन सकता है और 5 इंटू 3 से भी बन सकता है। तो यहाँ जब 3 इंटू 5 से 15 बन चुका है, तो यहाँ 5 इंटू 3 से दोबारा 15 नहीं बनाना हमें, है ना। तो ये हमें इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बीच में, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जेड सभी पूर्णांकों का एक समुच्चय, ठीक है। मतलब जेड क्या है, हमारे पूर्णांक है। 3 समुच्चय दे रखे हैं, तीनों में अवयव क्या है, एक्स वाई, और सारे क्या है, पूर्णांक, ठीक है। और आगे क्या दे रखी है, हमें एक एक असमीकाएं दे रखी है, दे रखी। और हमें पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी में क्या चाहिए, कुल संबंधों की संख्या ये। तो अगर हमें क्या मिल जाए, अवयवों की संख्या मिल जाए किस में, ए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन बी में मिल जाए, और अवयवों की संख्या किस में मिल जाए, ए इंटरसेक्शन सी में मिल जाए, तो हम क्या बता सकते हैं, संबंधों की संख्या बता सकते हैं 2 की पावर ए इंटू बी। वहां से हमारी क्या आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी में अवयवों की संख्या चाहिए। वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सोल्व करना पड़ेगा। अब इनको देखो, ध्यान से देखेंगे तो ये सारे किसको दर्शा रहे हैं, सर्कल को। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक बार असमीका का चिन्ह भूल जाते हैं, हम क्या ले लेते हैं, इक्वल। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, एक वर्त की समीकरण है, जिसका केंद्र क्या है, 2,0 है, और जिसकी त्रिज्या कितनी है, 2 है। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ये भी क्या है, वर्त है, जिसका केंद्र कितना है, 0,0, और त्रिज्या कितनी है, 2 है। इसी प्रकार तीसरा क्या है हमारे पास, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4, ये भी हमारा एक वर्त है, जिसका केंद्र है 2,2 और त्रिज्या है 2। अब हमें क्या देखना है, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इनमें कॉमन, तो एक एक को हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ए में हमारा क्या है, वर्त है, जिसका केंद्र कितना है हमारा, 2,0, और त्रिज्या कितनी है, 2, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। तो 2,0 कहाँ पे होगा, एक्स एक्सेस पे होगा, और रेडियस भी 2 है, तो इसको यहाँ से क्या करता हुआ जाएगा, टच करता हुआ जाएगा, है ना। तो ऐसे हमारा क्या आ जाएगा, एक वर्त आ जाएगा। और लेस देन है तो मतलब इसके अंदर वाले, है ना। तो इसके अंदर जितने भी हुए हैं वो क्या है, हमारा समुच्चय ए है। अगर ये हमारा 2,0 है, तो हमें पता है ये क्या पॉइंट हो जाएगा, 4,0, क्योंकि त्रिज्या है यहाँ से यहाँ, जो कि कितनी है, 2 है, और ये 0,0 हमारा है ना। अब हम बनाते हैं समुच्चय बी, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। तो बी हमारा क्या है, वर्त है, जिसका केंद्र कितना है, 0,0, और त्रिज्या कितनी है, 2। तो जैसे केंद्र इसका क्या है, 0,0, त्रिज्या 2 है, तो इस 2,0 से ये पास होगा, और इधर कहाँ से पास होगा, माइनस 2,0 से होगा। तो ये हमारा फाइनली क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। अब इनमें हमें क्या देखना है, कॉमन देखना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो हम ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला एरिया मिलेगा। लेकिन इस एरिया में कितने पॉइंट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट है। लेकिन इस क्वेश्चन वाले ने क्या दिया है, एक्स कोमा वाई क्या है, बिलोंग क्या है, जेड क्रॉस जेड, मतलब सिर्फ हमें क्या लेने, पूर्णांक। तो इसका मतलब इसमें क्या नहीं आएगा, इनफाइनाइट पॉइंट नहीं आएंगे। तो अब हमें क्या निकालना है आगे, इसमें पॉइंटों की संख्या, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें अवयवों की संख्या हम कैसे निकालें, ठीक है। तो अब हम लेते हैं पहले दोनों समीकरण, ठीक है। एक ही हमारी समीकरण क्या थी,
एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि क्या था लेस देन 4, और बी की समीकरण क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी 4 से छोटा। अब देखो, अब अगर हम इसमें ध्यान से देखें कॉमन वाले पार्ट में देखो, यहाँ पे x बराबर क्या है 0, यहाँ पे x बराबर हमारा क्या है 0, और यहाँ पे हमारा x बराबर क्या है 2। अगर हम ध्यान से देखें तो इस कॉमन वाले पार्ट में हमारा x है वो कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है 0 से 2 में। तो हमें एक चीज़ इससे देख के पता चल गई कि x हमारा कहाँ रह रहा है 0 से 2 में। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता है ये पॉइंट इनके ऊपर है तो ये भी हमें शामिल करने हैं, तो इक्वल लेने पड़ेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है इक्वल है, इक्वल है तो इसके ऊपर वाले पॉइंट भी हमें काउंट करने हैं सर्कल के ऊपर वाले। अगर यहाँ पे इक्वल नहीं होता तो हम यहाँ पे भी इक्वल नहीं लेते, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ लेस देन इक्वल्स टू है तो हम, इसका मतलब सर्कल के ऊपर वाले भी पॉइंट समुच्चय किए हुए हैं तो हमें यहाँ पे भी इक्वल लेना पड़ेगा। अब पूर्णांक लेने हैं तो यहाँ से हमारे पास x की पॉसिबल वैल्यू आ गई कि 0, 1 और 2 हो सकती है ना। इस वाले पूरे सेक्टर में हमारे x की वैल्यू, कॉमन वाला पोर्शन है इसमें, x की वैल्यू 0, 1 और 2 हो सकती है। अब हमें क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए y की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक एक वैल्यू रखना शुरू कर देते हैं। अब इसमें x बराबर 0 रखेंगे, जैसे ही 0 रखेंगे तो ये 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या बन गया 4, प्लस वाई स्क्वायर पूरा क्या 4, यहाँ से क्या आ गया वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए 0 से छोटा। बी वाले में रखेंगे तो क्या बन जाएगा 0 प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 4, यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर छोटा होना चाहिए 4। अब देखो दोनों के अंदर चाहिए हमें क्या है इंटरसेक्शन, तो इनके बीच में क्या रहेगा एंड, एक बोल रहा है वाई स्क्वायर 0 से छोटा, एक बोल रहा है वाई स्क्वायर 4 से छोटा, इसका मतलब वाई स्क्वायर किससे छोटा ले लेना है 4, क्यों कॉमन वाला लेना है। लेकिन वाई स्क्वायर तो हमें पता है कि 0 या 0 से बड़ा ही होता है, तो एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी क्या कि वाई बराबर वाई स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। जैसे 0 आई एक पॉइंट आ गया निकल के, क्या आ गया 0,0। अब हम क्या करेंगे x बराबर क्या लेंगे 1 लेंगे। अब हमें क्या रखना है उसमें x बराबर 1 रखना है, जैसे ही 1 रखेंगे ये बनेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 4, यहाँ से क्या आ गया वाई स्क्वायर छोटा होना चाहिए किससे 3 से होना चाहिए। दूसरे b वाले में रखेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, यहाँ से भी क्या है वाई स्क्वायर छोटा होना चाहिए किससे 3 से। यहाँ से हमें क्या मिलेगा वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए 3 या 3 से छोटा, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 0, 1, 2 और 3, क्योंकि y क्या हमारा पूर्णांक है तो मिनिमम तो क्या होगा 0 और 3 से छोटा चाहिए, तो 0, 1, 2, 3 आ सकते हैं, है ना वाई स्क्वायर। यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा 0 प्लस माइनस √1 प्लस माइनस √2 और प्लस माइनस √3 आ जाएगा। लेकिन ये वाले ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया 0, 1 और -1। तो हमारे पास यहाँ से 3 पॉइंट आ जाएंगे 1, 0, 1, 1 और 1, -1। कितने पॉइंट आ गए 3 आ गए। इसी प्रकार फिर हम क्या रखेंगे x बराबर 2 रखेंगे, जैसे ही 2 रखेंगे पहले ए वाली समीकरण से क्या बनेगा वाई स्क्वायर बोल रहा है क्या बनना चाहिए 4 से छोटा, और दूसरी समीकरण से क्या बनेगा वाई स्क्वायर 0 से छोटा, तो ओवरऑल क्या होना चाहिए वाई स्क्वायर 0 से छोटा, इसका मतलब वाई स्क्वायर बराबर 0, तो वाई बराबर 0। यहाँ से क्या है एक अवयव और आ गया, तो टोटल अवयव कितने आ गए हमारे पास 5। हमें तो क्या देखना था अवयवों की ही संख्या देखनी थी, तो ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गई। ठीक है, तो स्मॉल ए की वैल्यू अब हमारे पास 5 आ चुकी। स्मॉल ए बोले तो जो हमने यहाँ माना था इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है 5 आ चुकी है। अब हम निकालेंगे बी की वैल्यू, बी के वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, तो इसके लिए अगेन हमें ए और सी का क्या बनाना पड़ेगा डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। तो सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ए का डायग्राम हम ऑलरेडी बना चुके हैं, हमारा ए का क्या था ऐसा सर्कल था जिसका सेंटर था 2,0, त्रिज्या थी 2, तो ये तो चला गया हमारा 4,0। अब हम बनाते हैं कौन सा सी वर्थ, ए हमारा क्या था x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 4। दूसरा अब हमें ए इंटरसेक्शन सी देखना है, तो हमारा सी क्या था हमारा सी था x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर पूरा 4 से छोटा। अब हमें पता है त्रिज्या 2 है तो ये हाइट भी 2 होगी, तो 2,2 पॉइंट कहाँ आएगा यहाँ आएगा, और इसकी त्रिज्या कितनी है इसकी भी 2, तो ऑब्वियसली इसको क्या करेगा टच करके जाएगा, और इधर इसको किसको वाई एक्सेस को भी टच करेगा, क्योंकि ये दूरी भी 2 है और इसकी त्रिज्या भी 2 है। तो ये थोड़ा सा ये सर्कल बन गया कौन सा सी का।
ये हमारा बन गया सी समुच्चय और ये हमारा ए समुच्चय। तो इसके अंदर अगर हम कॉमन की बात करें तो कौन सा एरिया आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा। यहाँ पे हमें पता है y बराबर कितना है 2 और यहाँ पे हमें पता है y बराबर कितना है 0। तो इस बार हमें किसकी वैल्यू पता है, y की वैल्यू है। कहाँ से कहाँ है, 0 से 2 में। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 1 और 2। अगेन हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। y बराबर क्या ले लेते हैं, सबसे पहले 0 ले लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, y बराबर 0 लेंगे तो अगेन इसमें पुट करेंगे तो वही वाई स्क्वायर सॉरी क्या बनेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर लेस देन 4 और दूसरे से क्या आएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर लेस देन 0। अब हमें पता है बीच में क्या है, इंटरसेक्शन मतलब एंड। तो इनमें से एक बोल रहा है 0 से छोटा, दूसरा बोल रहा है 4 से छोटा, तो कौन सा ले लेंगे, 0 से छोटे वाला। यहाँ से हमें पता है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर 2, कितने हुए आगे, 1 हुए। इसी प्रकार क्या करेंगे, y बराबर 1 रख देंगे। जैसे ही 1 रखेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर लेस देन 3 हो जाएगा और यहाँ से भी x माइनस 2 का होल स्क्वायर लेस देन 3। तो हमें पता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 और 3। तो x माइनस 2 बराबर क्या हो सकता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2 प्लस माइनस रूट 3। लेकिन ये वाले हमें लेने नहीं क्योंकि ये हमें इंटीजर नहीं देंगे। तो अगेन हमें यहाँ से कितनी वैल्यू मिलेंगी, 3 वैल्यू। इसी प्रकार अगर आप y बराबर 2 रखोगे, इक्वेशन बनेगी, एक वैल्यू आएगी। तो टोटल कितनी वैल्यू आ गई इस बार भी, 1 प्लस 3 1 बराबर 5। तो b की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, अब 5 आ गई। ठीक है, तो b की वैल्यू भी क्या आ गई, 5 आ गई। तो जैसे ही 5 आई तो 2 की पावर क्या बन जाएगा, 25। जो वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 की पावर p के। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने कई चीज़ें देख लिया, हमारे क्या आ गई, एस्मिका भी आ गई और हमने यहाँ पे वर्त भी देख लिया। और अगर पूर्णांक हो तो हमें कॉमन उनमें अव्यय कैसे निकालने, वो चीज़ भी हमने यहाँ सीख ली। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, तो ये हमने बेसिक संबंध देखा, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देखे कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आते हैं संबंध के प्रकार, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसपे हर साल क्वेश्चन आते हैं भर भर के। ठीक है, सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला कौन सा टाइप है, समतुल्य। समतुल्य क्या होता है कि प्रत्येक अवयव किससे संबंधित हो, स्वयं से। प्रत्येक अवयव स्वयं से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। अगर कोई समुच्चय में कोई अवयव ए है तो नियम आर के तहत वो ए से संबंधित होना चाहिए, या हम बोल सकते हैं ए कोमा ए उसमें क्या होना चाहिए, संबंध में होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि ए केवल ए से संबंधित होगा, ए बी से भी संबंधित हो सकता है, लेकिन कम से कम स्वयं से संबंधित होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया समतुल्य संबंध। दूसरा होता है हमारा क्या, सम्मित संबंध। सम्मित क्या कहता है, कोई भी दो अवयव ए और बी है और ए संबंधित है किससे, बी से। तो अगर ये है, ये हमें क्या है, दिया गया है, ये बोल रहा है ये ऐसा है, तो क्या हो, बी भी संबंधित हो किससे, ए से। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा समुच्चय ए है, ये हमारा समुच्चय बी है। इसमें कोई अवयव ए बी सी डी 1 है, इसमें भी ए बी सी 2 5 एक्स वाई जेड कोई भी अवयव है। ठीक है, तो अगर ए संबंधित हो रहा है बी से, तो इसी समुच्चय का बी भी संबंधित होना चाहिए किससे, ए से संबंधित होना चाहिए। इसका मतलब अगर ए कोमा बी अव्यय है आर में, तो इसका उल्टा बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए। अगर ऐसा है प्रत्येक अव्यय के लिए, याद रखना प्रत्येक अव्यय के लिए, ऐसा नहीं कि एक अव्यय के लिए ऐसा हो, तो प्रत्येक अव्यय के लिए ऐसा होना चाहिए। तो तब वो संबंध हमारा क्या बन जाता है, सम्मित संबंध बन जाता है। तो अभी हमने दो टाइप देखे, एक समतुल्य, समतुल्य में प्रत्येक अव्यय स्वयं से संबंधित होना चाहिए। सम्मित में अगर कोई अव्यय ए बी से संबंधित है तो बी भी ए से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। तीसरा है हमारा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या कहता है कि ए बी से संबंधित है और बी सी से संबंधित है। ये दो चीजें इसने दी गई है। ये क्या बोल रहा है, ए और बी आपस में संबंधित है और बी किससे संबंधित है, सी से। अगर ऐसा है तो ए सी से संबंधित हो गया। अगर इसके बाद अगर ए सी से संबंधित हो गया, या फिर हम ए आर सी भी बोल सकते हैं, तो ये वो संबंध क्या बन जाएगा, संक्रामक बन। क्वेश्चन में सबसे ज्यादा मुश्किल होता आती है संक्रामकता चेक करने में। ठीक है, इसमें एक तो हम उसमें एक्सप्रेशन में रख के देख लेंगे कि हमें डायरेक्ट वहां से पता चल जाए। दूसरा जनरली हम क्या करते हैं, हम वैल्यू रख के देखते हैं। जब वैल्यू रख रहे हो ना, तो उसमें एक चीज ध्यान रखना,
हम क्या करेंगे, उल्टा काम करेंगे। उल्टा काम कैसे करेंगे, हम मान के चलेंगे कि वो संक्रामक क्या है, नहीं है। तो हम ए और सी की वैल्यू उठाएंगे, ठीक है। ए और सी की वैल्यू ऐसी मानेंगे कि जो कि संबंधित ना हो सके, जो हमें क्या सिद्ध करे, संक्रामक नहीं होना सिद्ध करे, ठीक है। तो ए और सी की वैल्यू ऐसी लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि संबंध में दिया हो कि एक्स और वाई संबंध आर में होंगे यदि एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, जानबूझ के एक्स और वाई की वैल्यू ऐसी लेंगे कि एक्स प्लस वाई बराबर 2 ना आए। जैसे 1 + 3 बराबर लिया, क्या आ गया, 4। तो 1 और 3 आपस में संबंधित नहीं हो सकते। फिर हम क्या करेंगे, एक वैल्यू बी ऐसी ले आएंगे जो ए से भी संबंधित, ए उससे संबंधित हो सके और बी किससे संबंधित हो सके, सी से। अगर हमने ऐसी वैल्यू ढूंढ ली तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी है और बी सी है, लेकिन ए सी नहीं है। हम ये पहले ही मान के चले थे और हमने क्या किया, ये सिद्ध कर दिया। हमने माना कि ये नहीं है लेकिन ये है। तो हमें काम क्या करना है, उल्टा। ये आप ज़्यादा समझ पाओगे कब, जब हम इसके आगे क्या लगाएंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। जैसे ये था, x बराबर हमने क्या माना, 1 माना। यहाँ पे तो वैसे बैठेगी नहीं, है ना। तो ये चीज़ हम क्वेश्चन में और बेटर समझ पाएंगे कि कैसे करना है। अब नेक्स्ट है तुल्यता संबंध। अभी तक हमने क्या देखा, एक समतुल्य संबंध देखा जिसमें क्या होता है, प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होता है। एक हमने क्या देखा, सम्मित संबंध देखा, जिसमें हमने देखा कि अगर ए बी से संबंधित है तो बी भी किससे संबंधित हो, ए से। और तीसरा हमने क्या देखा, संक्रामक संबंध देखा। संक्रामक में क्या होता है, ए बी से संबंधित है और बी किससे संबंधित है, सी से। तो क्या हो जाए, ए किससे संबंधित हो जाए, सी से। अगर कोई संबंध में ये तीनों क्वालिटी हैं, अगर तीनों प्रकार का है, तो उसे हम बोल देते हैं तुल्यता संबंध बोल देते हैं। अलग से इसकी कोई परिभाषा नहीं है, बस यही है कि ये अगर तीनों हो जाए कोई संबंध तो उसको एक साथ बोल दिया जाता है। कौन सा संबंध है, तुल्यता संबंध है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं किस पे, तुल्यता पे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है, संक्रामकता चेक करने में। और यहीं पे हमसे क्या होती है, सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। और गलतियाँ कम कैसे होंगी, एकमात्र प्रैक्टिस से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसी पे आधारित क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप देखोगे भर भर के क्वेश्चन आए, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक संबंध क्या है, तो एक समुच्चय क्या है, ए है, ठीक है। उस पे एक संबंध दे दिया आर। एक्स वाई क्या है, बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों ही वैल्यू कहाँ से उठाएगा, समुच्चय ए से उठाएगा, उठाएगा, ठीक है। अब हमें इसकी क्या चेक करनी है, अगर ऑप्शन देखोगे तो वही संक्रामकता चेक करनी है, सम्मित है, समतुल्य है नहीं, अगर तीनों है तो तुल्यता। तो सबसे पहले किससे शुरू कर देते हैं, समतुल्य से। तो समतुल्य चेक करने के लिए दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ए में से कोई अवयव उठा लेते हैं, मान लेते हैं हमने 2 उठा लिया, तो हम चेक करेंगे कि 2 2 से संबंधित है कि नहीं। 2 2 से संबंधित होने के लिए क्या चाहिए, इनका क्या करना है, योग करना है हमें। और वो हमारा क्या रहा है, 4, जबकि ये बोल रहा है 7 आएगा तो ही संबंधित होगा। तो 7 तो ये है नहीं, इसका मतलब 2 2 से संबंधित नहीं होगा। तो इसका मतलब समतुल्य नहीं है। एक भी ऐसा अवयव मिल गया जो स्वयं से संबंधित नहीं है या फिर जो उस फंक्शन की प्रकार की कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम बोल देंगे कि सभी के लिए वो वैसा नहीं है। जैसे एक भी अवयव ऐसा मिल गया कि समतुल्य नहीं है तो पूरा संबंध ही समतुल्य नहीं होगा, ठीक है। एक तो ऐसा कर सकते हैं कि इसमें से हम क्या उठा लें, एक अवयव उठा लें। दूसरा हम कर सकते हैं, हम क्या उठा लें, जनरल ले लें कि हमने मान लिया एक्स अवयव। तो अब क्या होगा, एक्स कोमा एक्स क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, कंडीशन क्या बोल रहा है, एक्स वाई से संबंधित होगा जब एक्स प्लस वाई बराबर 7 हो। मतलब इन दोनों का क्या देखना है, हमें सम देखना है। तो एक्स प्लस एक्स बराबर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 7/2। तो ये बोल रहा है कि केवल 7/2 ही अवयव है जो स्वयं से संबंधित हो पाएगा, लेकिन 7/2 तो हमारे है ही नहीं और ये बाकी उससे संबंधित हो नहीं पाएंगे स्वयं से। तो इसका मतलब समतुल्य तो नहीं है। जैसे ही समतुल्य नहीं है तो ये 2 ऑप्शन तो गए हमारे। अब हम चेक करते हैं इसका क्या, सम्मित होने का। अब हम चेक करेंगे कि ये सम्मित है या नहीं। सम्मित के लिए क्या होगा, एक्स वाई से संबंधित है, ये हमें क्या होगा, दिया है ना, या फिर हमने माना है। तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, 7 है। ये है, इस पे हमें डाउट नहीं करना है, ठीक है, ये है। अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि वाई क्या संबंधित होगा एक्स से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाई प्लस एक्स करना पड़ेगा। क्या ये 7 है, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 7 है तो y प्लस एक्स भी बराबर 7 होगा। तो इसका मतलब y संबंधित हो पाएगा। तो इसका मतलब ये सम्मित तो है। अब हम बात करेंगे इसके संक्रामक होने की, है ना। तो संक्रामक होने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स वाई से संबंधित होगा
और y z से संबंधित होगा। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर क्या है 7 है और y प्लस जेड बराबर के b क्या है 7 है। तो इसका कतई मतलब नहीं है कि x प्लस जेड बराबर 7 है। क्यों? क्योंकि x y z तीनों क्या है हमारे 1 से लेके कहाँ तक 7 तक के क्या है पॉजिटिव नंबर है ना। 1 से 7 तक के पॉजिटिव नंबर हैं, धनात्मक पूर्णांक है। तो x प्लस वाई अगर 7 बना रहा है और y प्लस जेड 7 बना रहा है तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि x प्लस जेड बराबर भी 7 बनाए। या फिर आप एग्जाम्पल लेके देख लो, आपने क्या किया, दो लिए x बराबर 1 लिया, तो 1 को अगर हम देखेंगे तो किससे संबंधित होगा 6 से। क्यों? क्योंकि दोनों मिलके क्या देंगे 7 देंगे। इसी प्रकार दूसरा लेंगे 6,1, तो 6,1 7 देगा। ये हमारा क्या बन गया एक्स आर वाई बन गया, ये वाई आर जेड बन गया। तो अब क्या होना चाहिए, एक एक से संबंधित होना चाहिए। तो 1 प्लस 1 बराबर 7 कतई नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है। तो ये हमारा संक्रामक नहीं है, केवल क्या है हमारा सम्मित है, न तो समतुल्य है और न ही संक्रामक है। तो डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि पी ऑफ एस, ये क्या है समुच्चय एस का घात समुच्चय। हमने पहले पढ़ा था क्या है समुच्चय, क्या है घात समुच्चय, है ना। आगे क्या दे रखा है, इसका मतलब इसमें से क्या है पी ऑफ एस के अव्यय क्या होने वाले हैं, खुद क्या होंगे समुच्चय होंगे अपने में से, अपने आप में, है ना। फिर क्या किया इसने, इस पे क्या किया एक संबंध स्थापित किया है। इसका मतलब अव्यय कौन है इस बार हमारे समुच्चय। ठीक है, संबंध क्या है, दो है, एक R1 है और एक R2 है। R1 के लिए क्या बोल दिया कि समुच्चय ए R1 के तहत B से संबंधित होगा यदि वो इस कंडीशन को क्या कर रहा हो फुलफिल कर रहा हो। आगे बोल दिया कि ए R2 के तहत B से संबंधित होगा यदि वो इस कंडीशन को क्या कर रहा हो फुलफिल कर रहा हो। और ए और बी कहाँ से उठाने हमें घात समुच्चय से। और फिर वही पूछ लिया R1 R2 की तुल्यता पूछ ली। तो एक एक को हम उठा लेते हैं। ठीक है, पहले को उठाते हैं। पहले में क्या कंडीशन दे रखी है हमें, अब देखो डायरेक्ट हम उससे ऊपर जाएं इससे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, और यूनियन ये हमें क्या दे रखा है फाई दे रखा है। अब देखो यूनियन का मतलब एक तरीके से क्या होता है जोड़ होता है। अब दो संख्याओं का जोड़ क्या रहे फाई, फाई का मतलब क्या होता है एक तरीके से जीरो की कुछ नहीं होना। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों क्या हो जाए फाई हो जाए। क्यों? क्योंकि एक भी अवयव आ गया ना तो ये फाई नहीं होने वाला। ये तभी फाई होगा, दो समुच्चयों का यूनियन तभी फाई होगा जब वो दोनों क्या हो फाई हो। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर फाई एंड एक साथ दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ना कि एक फुलफिल हो जाए। ये तभी पॉसिबल है फाई जब ये दोनों क्या आ जाए हमारे फाई आ जाए, तभी हम इनका योग करेंगे यूनियन करेंगे तो आंसर क्या आएगा फाई आएगा। ये हमें समझना पड़ेगा। अब देखते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। हमें क्या चाहिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर पाई। अब जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है ये क्या है हमारा, अगर समुच्चय बी है, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया बी के अलावा कुछ भी, बी के अलावा कुछ भी, है ना। तो बी के अलावा जो भी है वो हमारा क्या है बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या करना है बी का कॉम्प्लीमेंट करना है, उसका क्या करना है इंटरसेक्शन करना है किसके साथ ए के साथ, किसके साथ ए के साथ, और आंसर क्या है फाई। तो इसका मतलब अगर ए इनमें से यहाँ कहीं पड़ गया तो आंसर तो फाई नहीं आने वाला। आंसर फाई कब आ सकता है जब ए हमारा क्या हो बी के अंदर हो, तभी उसका इंटरसेक्शन क्या आएगा फाई आएगा। क्यों? क्योंकि बाहर वाले में अगर यहाँ ए ले लिया तो ये हुए क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा जो कि फाई नहीं होने वाला। ये तभी पॉसिबल है जब ए किसके अंदर बैठ जाए बी के अंदर। बैठने को हम क्या बोल लेंगे मैथ की परिभाषा में कि ए क्या बन जाए उप समुच्चय बन जाए किसका बी का, या फिर इसके बराबर हो जाए। तो उस केस में क्या होगा बी के कॉम्प्लीमेंट का क्या आएगा ए के साथ यूनियन फाई आएगा, है ना। जैसे मान लो ये आपका बी है और इसके अंदर कहीं ए बैठ जाए और ये बी का क्या है कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा क्या है बी सी है, तो इसके साथ इसका यूनियन कोई भी कॉमन अवयव नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा फाई आ जाएगा। ये थोड़ा सा भी इधर चला गया ना तो आंसर फाई नहीं आने वाला। तो इसका मतलब है कि ए क्या होना चाहिए बी का सबसेट होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरी कंडीशन है कि ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के साथ क्या है इंटरसेक्शन फाई चाहिए हमें। तो सेम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट ये रहा। अब हमें क्या चाहिए बी के साथ उसका आंसर फाई चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब बी क्या बैठ जाए इसके अंदर बैठ जाए। इसका मतलब बी क्या हो जाए ए का
उपसमुच्चय हो जाए, है ना। अब हमने पहले ही पढ़ा था, हमें एक बीच में क्या है एंड, दोनों कंडीशन हमें क्या चाहिए एक साथ। तो एक तो कह रहा है कि ए बी का क्या हो कॉम्प्लीमेंट, वो सॉरी उपसमुच्चय हो, और दूसरा कह रहा है बी क्या हो ए का उपसमुच्चय हो। ये दोनों कंडीशन एक साथ कब फुलफिल हो सकती हैं, जब ए बराबर क्या आ जाए आपका बी आ जाए। तो ये जो कंडीशन दी गई थी इसको हम सोल्व करते जाएं तो इसका मतलब है ए बराबर बी। कितनी आसान कंडीशन दी, लेकिन कितनी कॉम्प्लिकेट करके इसने दी है। तो हमारा संबंध R1 हमने इसको क्या कर दिया, रीडिफाइन कर दिया कि ए बी से संबंधित होगा अगर ए बराबर क्या है बी है। तो ए बराबर बी है तो अब हम क्या कर लेंगे, इसकी चेक कर लेंगे तुल्यता। अब देखो प्रत्येक अवयव स्वयं के बराबर होता है, तो ए संबंधित होगा ए से, इसका मतलब समतुल्य है। अगर ए बराबर बी है तो बी बराबर भी ए होगा, इसका मतलब अगर ए बी से संबंधित है तो बी भी ए से संबंधित हो जाएगा, तो सम्मित भी हो जाएगा। और ए बराबर बी है और बी बराबर क्या है सी, मतलब ए हमारा बी से संबंधित था और बी सी से संबंधित था। तो ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, तो ऑब्वियसली ए बराबर क्या आएगा सी आएगा। इसका मतलब ए किससे संबंधित हो जाएगा सी से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा संक्रामक भी हो जाएगा। तो इसका मतलब R1 तो हमारा क्या है तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब चलते हैं R2 की तरफ। R2 में हमें क्या दे रखा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और बी यूनियन किसके साथ ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब इसको भी हम वेन डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, पहले इसको लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी दो समुच्चय लेते हैं ए और बी, मान लेते हैं ये ए है ये बी है। बी का कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या आ गया, ये आ गया। यूनियन है तो पूरा लेना ही है, यूनियन का मतलब ये भी लेना है और ये भी लेना है, इसका मतलब यही हुआ, ये हो गया। अब इसने क्या बोला ए के साथ, तो ए का ये पोर्शन तो आ ही चुका है, तो ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा, आ जाएगा। ये हमारा क्या है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम इसको ध्यान से देखें, अब हम निकालते हैं क्या, बी माइनस ए। ठीक है, ध्यान से देखें तो बी माइनस ए हमारा कैसा आता है, ऐसा, ऐसा ही आता है। अगर ये बी है ये ए, बी माइनस ए कैसा आता है, ऐसा आता है। अगर हम इनको ध्यान से देखें तो इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लें तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। या फिर हम बोलें कि इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। वेन डायग्राम से देखें तो इसका मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है वो किसके बराबर है, बी माइनस ए के कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हमने सबसे पहले ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का ग्राफ बनाया, हमें देख के क्या लगा कि बी वाला ये पोर्शन क्या है हमारा बी माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्या था हमारा पास, बी और यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, वही बनाएंगे हम। ये हमारा बी और ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट लिया तो ए के अलावा पूरा आ जाएगा। जैसे बी के साथ यूनियन करेंगे ये वाला एरिया भी आ जाएगा। तो ये एक तरीके से क्या है ए माइनस बी का डैश है ना। और ये दोनों चीजें हमें क्या चाहिए, बराबर चाहिए। ये दोनों चीजें हमें क्या चाहिए, बराबर चाहिए। तो ए माइनस बी का डैश किसके बराबर, बी माइनस ए के कॉम्प्लीमेंट के बराबर। अगर हम इनका दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लें तो ये बन जाएगा ए माइनस बी, ये बन जाएगा बी माइनस ए। यहाँ से हमें क्या आ जाएगा ए बराबर बी। तो हम देखेंगे कि संबंध R2 भी वही है जो R1 है। इसका मतलब R1 तुल्य था तो R2 भी क्या होगा, तुल्य संबंध होगा। तो दोनों क्या होंगे, तुल्यता संबंध होंगे। ठीक है, ऐसे केस में हमेशा वेन डायग्राम की मदद लेना, काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। आगे हमें क्या दे रखा है, आगे दो संबंध दे रखे हैं, कौन कौन से, R1 और R2। ठीक है, और दोनों के बारे में वही पूछा गया है, तुल्यता के बारे में, और 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें देखो क्या दिया गया है, R1 के लिए क्या बोल रहा है कि ए बी से संबंधित होगा यदि ए बी क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, और ए बी क्या होंगे आर, यहाँ पे आर हमारा क्या है, वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच की। तो सबसे पहले R1 की बात कर लेते हैं। तो देखो ए R1 ए, इसका मतलब ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर क्या चाहिए हमें, 0 से बड़ा। हमें पता है किसी भी संख्या का स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा समतुल्य तो है, समतुल्य तो R1 सिद्ध हो गया, हो गया। अब हम बात करते हैं सम्मित की। सम्मित में क्या होता है कि ए का बी से संबंध हमें दिया जाता है। इसका मतलब ए डॉट बी ग्रेटर देन 0,
दिया गया है। हमें किसका चेक करना है, बी का ए से संबंध। इसके लिए हमें क्या चाहिए, बी ए से बड़ा चाहिए, बी डॉट ए ग्रेटर देन 0। तो ये तो ऑलरेडी दिया है, ए बी अगर 0 से बड़ा है तो बी ए भी 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब ये सम्मित भी है। अब बात करते हैं संक्रामक की। संक्रामकता चेक करनी है, हमें क्या दिया गया, ए डॉट बी ग्रेटर देन 0। अब हमें यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन लेने होते हैं, मैंने बताया था ना, उल्टा लेके चलना है। अब हम क्या करेंगे, ए हमें 3 वैल्यू लेनी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए और सी ऐसी वैल्यू ले लेंगे जो कि संक्रामक ना हो। हमें क्या चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। दोनों का प्रोडक्ट, दो संख्याओं का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा, जब दोनों क्या हो, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हमें क्या है, पॉजिटिव नहीं लेना। क्यों, हम मान के चलेंगे कि संक्रामक क्या है, नहीं है। तो हम ए और बी सी की ऐसी वैल्यू लेंगे जो क्या हो, उल्टी हो। क्योंकि अगर दोनों सेम साइन की हुई तब तो ये ग्रेटर देन 0 के संबंधित हो जाएंगी। तो हम ए बराबर 5 ले लेते हैं और सी बराबर क्या ले लेते हैं, माइनस का 8 ले लेते हैं। अगर हम ए डॉट सी करेंगे तो -40 आएगा जो कि 0 से बड़ा नहीं है। तो ए 5 जो होगा वो -8 से संबंधित नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसी वैल्यू बी ले आएंगे जो जिससे ए संबंधित हो जाए और बी किससे संबंधित हो जाए, सी से संबंधित हो जाए। अब देखो ए डॉट बी क्या चाहिए हमें, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ग्रेटर देन 0 के लिए ये तो क्या बोलेगा, ए क्या बोलेगा, ये पॉजिटिव है तो इसके लिए बी क्या लाए, पॉजिटिव लाए, है ना। सी क्या बोलेगा कि मैं नेगेटिव हूँ और मेरे साथ किसी का प्रोडक्ट आपको 0 से बड़ा बनाना है तो क्या लाओ, नेगेटिव। तो ऐसी संख्या तो आएगी नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और क्या है, ए डॉट बी बराबर 0। इसका क्या मतलब है कि ए डॉट बी या तो 0 से बड़ा हो या ए डॉट बी बराबर 0। इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल हो गई तो ये शर्त मान्य हो जाएगी। तो ये वाली शर्त से तो हमें कोई भी मिलना नहीं है। हम क्या उठाते हैं, ये वाली शर्त लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बी बराबर 0 ले लेंगे। तो ए डॉट बी करेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू 0 बराबर 0, तो संबंधित हो जाएगा। बी डॉट सी करेंगे तो 0 इंटू -8, 0 संबंधित हो जाएगा। तो हमने वो 3 वैल्यू निकाल ली जो आपस में संबंधित हो सकती है। जैसे 5 संबंधित होगा किससे, 0 से, 0 संबंधित होगा किससे, -8 से। हो गया। अब क्या होना चाहिए, संक्रामक होने के लिए 5 -8 से संबंधित होनी चाहिए जो कि नहीं होगी। तो हमने जो मान के चले थे वो सही था, इसका मतलब संक्रामक नहीं है। तो ऐसे हमें उल्टा काम करना है, ठीक है। हमें उल्टा ए और सी की ऐसी वैल्यू लेनी है जो संक्रामक नहीं हो। बाद में हम बी की एक ऐसी वैल्यू ले आएंगे जो जिससे ए संबंधित हो जाए और बी सी से संबंधित हो जाए, ठीक है। तो वो हमने कैसे देखा कि यहाँ पे दो चीजें थी, एक ग्रेटर देन 0, एक इक्वल 0। इससे तो हमें आने वाली थी नहीं, क्योंकि एक ग्रेटर देन 0 के लिए ए पॉजिटिव है तो इसका प्रोडक्ट किसी संख्या से पॉजिटिव चाहिए, तो बी क्या चाहिए, पॉजिटिव। सी नेगेटिव थी, इसके साथ किसी संख्या का प्रोडक्ट कर रहे हैं और पॉजिटिव चाहिए तो किससे करेंगे, नेगेटिव संख्या से। तो एक संख्या एक बार में तो प्लस या माइनस हो नहीं सकती। दूसरा आप क्या लगा सकते थे, यहीं से इंट लगा सकते थे कि 0 क्या होता है, ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। तो हम 0 यहाँ पे फिट बैठ जाता। अगर ये होता ए डॉट बी ओनली ग्रेटर देन 0 तो हमें ऐसी कोई भी बी की वैल्यू कभी नहीं मिल पाती और ये क्या हो जाता, संक्रामक हो जाता। किसने गड़बड़ कर दी, इक्वल्स टू 0 ने। कुल मिला के ये संबंध तो हमारा संक्रामक नहीं है, वो सॉरी तुल्यता नहीं है, ठीक है। तो R1 तो हमारा तुल्य नहीं है, ठीक है। अभी भी हमारे पास क्या है, दो ऑप्शन है, बी और डी। तो R2 की भी तुल्यता चेक करनी पड़ेगी। R2 क्या बोल रहा है, ए बी से संबंधित होगा यदि ए क्या हो, बी से इक्वल या बड़ा। अब आ जाते हैं R2 पे। ये दिया गया, सबसे पहले समतुल्यता चेक कर लेते हैं। समतुल्य के लिए क्या करेंगे, कोई हुए स्वयं से, तो ए आर ए, तो ए हमें पता है के बराबर होता है तो ये समतुल्य हो जाएगा। अभी मैंने बताया था इसमें क्या छुपी हुई है, दो चीजें, कि ए या तो बी से बड़ी हो जाए या इसके बराबर हो जाए। बीच में क्या है, या। इसका मतलब एक भी कंडीशन ट्रू तो पूरी कंडीशन ट्रू मानी जाएगी, लेकिन प्रत्येक अवयव स्वयं के बराबर होता है तो ये शर्त फुलफिल कर रहा है तो समतुल्य तो हो गया। अब बात करते हैं किसकी, संक्रामक से पहले सम्मितता की। सम्मित होने की बात करते हैं। सम्मित होने के लिए क्या है, ए बी से संबंध दिया जाएगा तो ए क्या हो जाएगा, बी से बड़ा। तो हमें चेक करना है कि बी ए से संबंधित हो, तो बी ए से क्या होगा, ये केवल एक केस में होगा जब क्या हो, ए बराबर बी हो। इसके अलावा जब ए ग्रेटर देन बी होगा तो उस केस में बी ए से बड़ा नहीं हो सकता, तो हर बार सम्मित नहीं होगा, है ना। ये केवल एक ही केस में होगा जब ए बराबर भी होगा। जब ए बराबर भी हो गया तो हम कहाँ चले गए, समतुल्य में चले गए। तो ए बराबर भी तो है नहीं, लेकिन तो क्या हुआ, ए ग्रेटर देन बी है तो ए बी
ए से बड़ा कैसे हो सकता है? यहाँ तो बोल रहे हैं कि बी छोटा है और यहाँ बोल रहे हैं बी बड़ा है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, है ना। तो सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है तो संक्रामकता पे जाने की जरूरत है ही नहीं, ये भी तुल्य नहीं है। आंसर क्या हो गया? डी। न तो R1 तुल्य संबंध है और न ही R2 तुल्य संबंध है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? वही दो संबंध दे रखे हैं और क्या पूछ रखी है? तुल्यता ही पूछ रखी है। इस बार हमें क्या उठाने? अव्यय कहाँ से उठाने? प्राकृत संख्याओं से लेने। इसका मतलब ए और बी की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है? 1 2 3। अब कहीं पे हमें जीरो नहीं ले सकते, जैसे हमने पिछले में ले लिया था। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले R1 को उठाते हैं। R1 क्या कह रहा है कि ए बी से संबंधित होगा यदि उनका डिफरेंस का मान क्या हो? 13 या 13 से छोटा हो। ठीक है, 13 या 13 से छोटा। अब देखो, सबसे पहले समतुल्यता चेक करते हैं, तो प्रत्येक अवयव की स्वयं से देखेंगे, तो स्वयं से स्वयं का डिफरेंस क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है, जो कि ओबियसली 13 से छोटा है, तो प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी सम्मिता। सम्मिता के लिए क्या होगा? ए बी से संबंध हमें दिया गया है, तो ए माइनस बी क्या दिया गया है? 13 से छोटा, है ना। अब हमें चेक करना है कि बी का ए से संबंध होगा कि नहीं। बी का ए से संबंध होने के लिए बी का ए से डिफरेंस देखना पड़ेगा, लेकिन हमें पता है मोड में माइनस बाहर ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए माइनस बी बन जाएगा। और ए माइनस बी क्या दिया गया? लेस देन 13 है ना। इसका मतलब हमारा बी माइनस ए बी क्या है? 13 से छोटा है, तो बी ए से भी संबंधित हो जाएगा। इसका मतलब ये सम्मित भी हो गया। हो गया। अब बात आती है किस पे? संक्रामकता पे। संक्रामकता में ऐसे केस में हम क्या करेंगे? वही उल्टा काम करना है। उल्टा काम करना है। हमें क्या चाहिए? तीन वैल्यू। हम क्या करेंगे? ए और सी ऐसी लेंगे जो क्या नहीं हो? 13 से छोटी, है ना, जो 13 से छोटी नहीं हो। जैसे ए बराबर मैंने ले लिया 1, सी बराबर ले लिया 20, ले लिया, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा? सॉरी, ए माइनस सी क्या हो गया? माइनस का 19, मोड़ लेंगे तो क्या हो गया? 19, जो कि 13 से छोटा नहीं है। इसका मतलब एक संबंधित नहीं होगा किससे? 20 से। ये हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, ये मान के चल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? एक बीच में एक वैल्यू ऐसी बी लानी है जिससे ए संबंधित हो जाए और बी किससे संबंधित हो जाए? सी से। अब देखो, बी कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे ए बराबर क्या है? 1। ए के साथ हमें क्या चाहिए? बी का डिफरेंस क्या चाहिए? 13 से छोटा। तो और दूसरा सी बराबर क्या है? 20। तो बी का हमें सी के साथ डिफरेंस क्या चाहिए? 13 से छोटा। तो यहाँ से हमारे पास बी क्या आ सकती है? बहुत वैल्यूज है। एक के साथ डिफरेंस करेंगे, एक के साथ 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 13 से छोटा ही देगा हर बार डिफरेंस, है ना। इसी तो कोई भी एक वैल्यू उठा लेते हैं, जैसे बी बराबर क्या ले लिया? बी बराबर ले लेते हैं 10 ले लेते हैं। ठीक है, बी बराबर जैसे ही 10 लेंगे तो 1 माइनस 10 क्या हो गया? डिफरेंस 9, एक दूसरे से संबंधित हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि क्या 10 20 से संबंधित होगा, तो 10 माइनस 20 क्या हो जाएगा? लेस देन 13। 10 लेस देन 13, सही बात है, तो इसका मतलब 10 संबंधित होगा किससे? 20 से। तो एक संबंधित हो रहा है किससे? 10 से। 10 संबंधित हो रहा है 20 से, तो इसका मतलब एक संबंधित होना चाहिए 20 से, लेकिन एक 20 से संबंधित नहीं है, वो हम पहले ही मान के चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है। तो देखा, हमें क्या करना है? उल्टा मान के चलना है। अब यहाँ पे कोई अगर 5 उठा लेता है ना, तो ये यहाँ पे मामला फंस जाता। क्यों? क्योंकि 5 20 से संबंधित नहीं हो सकता। तो हमें तो क्या करना है? ऐसी वैल्यू लेनी है जो दोनों कंडीशन को क्या करे? फुलफिल करे। हमें क्या करना है? सिर्फ एक ऐसा पेयर ढूंढना है ए बी सी का जिसमें ये कंडीशन फुलफिल ना हो। एक भी ऐसा पेयर मिल गया तो हम बोल देंगे पूरा संबंध ही संक्रामक नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर यहाँ पे तो 5 लेते तो ये यहाँ पे नहीं हो रहा था, किसी के लिए हो भी जाएगा, लेकिन वो हमें नहीं लेना है ना। हमें तो ऐसा ढूंढना है जो क्या हो? संक्रामक ना हो, सिद्ध करे हमारा, है ना। तो इसका मतलब ये भी संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं है तो ये भी तुल्य संबंध नहीं है, ये भी हमारा तुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, तो R2 हमारा तुल्य संबंध। R1 हमारा क्या था? R1 में हमने क्या देखा था? ओके, अभी R1 पे ही चल रहे थे हम, है ना। अच्छा, R1 पे ही चल रहे थे, है ना। तो R1 हमारा अभी क्या है? तुल्य संबंध नहीं आ गया। ठीक है, R1 तुल्य नहीं है। अब हम चलेंगे किस पे? R2 पे। R2 क्या कह रहा है? ए बी से संबंधित होगा अगर ए और बी का डिफरेंस क्या नहीं है? 13 नहीं है। क्या दिया गया? ए माइनस बी बराबर नॉट इक्वस टू 13। सबसे पहले समतुल्यता चेक करेंगे, तो ए का ए से संबंध होना चाहिए, तो इसके लिए क्या चेक करना है? इसका डिफरेंस चेक करना है, जो कि 0 आया, जो कि 13 नहीं है। कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब
ए आर से ए स्वयं प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होगा, तो संबंध क्या है, समतुल्य तो है। बढ़ते हैं सम्मित की तरफ। सम्मित में वही ए माइनस बी क्या है, 13 नहीं है, तो हमें पता है बी माइनस ए भी 13 नहीं होगा, इसका मतलब बी भी संबंधित हो जाएगा किससे, ए से, तो ये क्या हो जाएगा, सम्मित भी हो जाएगा। अब आते हैं वापिस किस पे, संक्रामक चेक करने पे। इंटरेस्टिंग चीज तो क्या है, संक्रामक ही है। अब हमें क्या करना है, वही उल्टा काम करना है ना। हमें क्या करना है, ए और सी दो मानने, ऐसे कि उनका डिफरेंस क्या आ जाए, 13 आ जाए। जैसे ही 13 आएगा ए सी से संबंधित नहीं होगा, ठीक है, तो हम पहले ही मान के चलेंगे कि वो संक्रामक नहीं है। तो ऐसे क्या ले लें हम, ए की वैल्यू जैसे 15 ले लेते हैं और सी की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो 15 माइनस 2 13 आएगा डिफरेंस, और ये एक दूसरे से संबंधित नहीं होंगे। अब हम इसके बीच में कोई भी एक बी ढूंढ लेते हैं, है ना, जैसे कुछ भी ले लो, कंडीशन बैठ जाएगी। जैसे बी बराबर ले लिया 10, तो हमें चेक करना है कि क्या ए बी से संबंधित होगा, तो ए माइनस बी क्या रहा, 15 माइनस 10 बराबर 3 आया, जो कि 13 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ए बी से संबंधित है। फिर हमें चेक करना है बी और सी का संबंध, तो बी माइनस सी करेंगे, बी 10 है, सी 2 है, जो कि कितना है, 8 है, 13 के बराबर नहीं है, इसका मतलब बी से संबंधित हो है। तो अब हमारे पास ए बी सी की ऐसी वैल्यू मिल गई, ऐसी वैल्यू हमारे पास आ गई जिनके लिए ए बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है, लेकिन ए सी से संबंधित नहीं है, तो इसका मतलब ये भी संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं है तो संबंध समतुल्य भी नहीं है, वो सॉरी तुल्यता संबंध भी नहीं है, तो दोनों ही संबंध तुल्यता संबंध नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा दोनों तो R1 नहीं R2 तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो ऐसे करना है। हम ऐसे केस में तो हमें सिर्फ एक ऐसा एबीसी का पेयर ढूंढना है जो उसको संक्रामक ना सिद्ध कर दे बस। ठीक है, और जब एक पेयर के लिए वो संक्रामक नहीं होगा तो पूरे उसके लिए क्या हो जाएगा, संक्रामक नहीं सिद्ध हो जाएगा। तो ये था हमारा किस पे वीडियो, संबंध। इससे पहले हम समुच्चय पे बात कर चुके हैं और हमने देखा बेसिक इसकी थ्योरी का रिवीजन किया। संबंध में हमारे थ्योरी बहुत कम थी, हमें सिर्फ क्या याद रखना है, तुल्यता का याद रखना है कि कोई संबंध तुल्यता कैसे होगा। दूसरा, अवयवों की संख्या निकालनी आनी चाहिए, है ना, और संबंधों की संख्या का फॉर्मूला। अगली बार हम देखेंगे किस पे, फलन पे हम बात स्टार्ट कर देंगे। हमने शुरू किया कहाँ से, सेट, जैसे ही सेट आए उन पे क्या स्थापित किया, रिलेशन स्थापित किया। अब रिलेशन पे कंडीशन लगा के उसको क्या बना देंगे, फलन बना देंगे। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।